देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए जो बिहार के लोगों ने सोचा है उससे ज्यादा कर दिया। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा तो मैंने बताया ना कि भाई अब तो चूंकि वो है ही नहीं, 14वीं वित्त आयोग ने उसको खत्म कर देने की बात कर दी, तो अब जब वो है ही नहीं तो देखा ना आपने कि भाई संसद में भी मंत्री जी ने जवाब भी दे दिया। तो बिहार के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा अवसर भी है, क्योंकि अब हमारे बिहार में 13.5 करोड़ लोग रहते हैं। इतना बड़ा मानव संसाधन बहुत कम के पास है। जल संसाधन भी बिहार में बहुत अच्छा है, जमीन भी हमारी बहुत उपजाऊ है, जो हमारा मौसम है वो भी बिहार में बहुत अनुकूल है और बिहार के लोग बहुत परिश्रमी हैं। लेकिन आवश्यकता है कि भाई जब आज की तारीख में बिहार के लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है। केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है। केंद्र में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। बिहार में नीतीश बाबू की अपनी एक पहचान है। तो हम एक अच्छा अवसर है बिहार में, और हम सब बिहार वासियों को मिलकर करके जितना भी संभव हो अपनी तरफ से, अपने आप को हम लोगों को कम नहीं, हमारे पास बताया ना कि 14 करोड़ लोग हो गए, इतना बड़ा मार्केट है। हमारे जितने भी श्रम है बहुत ही मेधावी हैं, सिर्फ कैपिटल की कमी है। भाई इतना बड़ा बैंक की व्यवस्था है, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, सब तरफ से अगर हमारे यहाँ फंडिंग होगी तो बिहार में भी रोजगार के अवसर होंगे, अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, तो बिहार भी जो है विकसित प्रदेश बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में अगर आप देखिए विभिन्न योजनाओं जो बिहार के लिए दिया है, जिसके लिए सब जगह लोग, विपक्ष के लोग चिल्ला भी रहे हैं, बिहार के लिए अगर आप देखिएगा तो करीब 60,000 करोड़ की तो सामने योजना है। उसके अलावा जो मैंने चर्चा आपसे किया तो 25,000 गाँवों को सड़कों से उस तरह से जोड़ना है, ITI को अपग्रेड करना, तो करीब 70,000 करोड़ का संसाधन केंद्रीय बजट में बिहार के लिए मुहैया कराया गया है। तो भाई विशेष राज्य का दर्जा में तो कभी किसी को इतना मिल भी नहीं सकता था जितना कि प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। अब जरूरत है, और इसलिए इसका स्वागत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो 2005 से 2010 के बीच में आपने देखा होगा कि बिल्कुल जितने भी अपराधी थे सब भाग गए थे। देखिए एक बात जरा समझिए, मुख्यमंत्री जी की मनसा में कहीं कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं देते। समस्या कहाँ है? नमस्कार। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह एक दिवसीय दौरा पर पहुंचे मोतिहारी, जहां उन्होंने केसरिया में आशीष जायसवाल के आवासीय परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया है। आगे उन्होंने विशेष राज्य के दर्जा सहित नीति आयोग व बिहार में बढ़ते क्राइम को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी अपराध को और अपराधियों को संरक्षण देते ही नहीं है, जिसको लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर पर एक बैठक किए थे। आगे आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए नीति आयोग से संबंधित विस्तृत जानकारी क्या कुछ दिए, सुनिए इस रिपोर्ट में। और अपने प्रदेश के लिए, अपने जिले के लिए, अपने गांव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल ही आपको पता है कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जो हुई, उसमें बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र के क्या पैमाने होंगे उसके बारे में चर्चा हुई, और ये सहमति हुई है कि जब भारतवर्ष 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा तो भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति आय करीब 15 लाख रुपए होगी, जो आज की तारीख में करीब 1,82,000 है। आज आप जानते हैं कि औसत आयु अपने देश में 71 वर्ष की है, और 2047 तक जब भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा तो यहाँ औसत आयु 84 साल की है। और एक सबसे बड़ी जो सोच जो उभर करके सामने आई है कि भारत विकसित राष्ट्र तभी बन सकता है जब भारतवर्ष के जितने भी गांव हैं वो गरीबी से मुक्त हो जाए। मतलब किसी भी गांव में
गरीबी न रहे तभी तो अपना राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन सकता है। तो ये कुछ इस प्रकार के बड़े पैमाने हैं जो तय किए गए हैं और उसके अनुसार कार्रवाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। देखिए, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में आज प्रति व्यक्ति औसत आय 54,000 रुपये है। अब 54,000 रुपये 2024 में है और 2047 में 15 लाख करने के लिए कम से कम 30 गुना प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी पड़ेगी। और प्रति व्यक्ति आय तभी बढ़ेगी जब लोगों की गरीबी दूर होगी। और इसका संकल्प भी है कि प्रति जितने भी गांव हैं वहाँ गरीबी ना रहे। तो गरीबी नहीं रहेगी, इसके लिए जरूरी है कि रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, लोगों को रोजगार मिले, लोगों की आमदनी बढ़े, तभी तो ये संभव है। तो बिहार के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा अवसर भी है, क्योंकि अब हमारे बिहार में 13.5 करोड़ लोग रहते हैं। इतना बड़ा मानव संसाधन बहुत कम के पास है। जल संसाधन भी बिहार में बहुत अच्छा है, जमीन भी हमारी बहुत उपजाऊ है, जो हमारा मौसम है वो भी बिहार में बहुत अनुकूल है और बिहार के लोग बहुत परिश्रमी हैं। लेकिन आवश्यकता है कि भाई जब तक उद्योग नहीं लगेगा, औद्योगिकरण नहीं होगा, कल कारखाने नहीं लगेंगे, तब तक रोजगार के अवसर नहीं पैदा हो सकते। सरकारी क्षेत्र में देखिए रोजगार के बहुत कम अवसर पैदा होते हैं। आज भी जरा एक डाटा आया है, इसको जरा सुनिए। जिस रफ्तार से भारतवर्ष में आर्थिक प्रगति हो रही है, तो प्रति वर्ष करीब करीब 78 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को 78 लाख। लेकिन समस्या कहाँ है? देखिए, एक चीज होता है अनएम्प्लॉयमेंट की, भाई लोगों को रोजगार नहीं मिल, लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आप इंडस्ट्री से बात करिए तो उनको ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे पास ग्रेजुएट हैं या जो उस लायक हैं, तो उनको जिस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए, जो दक्षता होनी चाहिए, जो हुनर होना चाहिए, उसमें उन्हीं माहिर हैं। इसीलिए देखिए बड़ी भारी समस्या अपने यहाँ है कि अपने यहाँ देखिएगा बहुत ग्रेजुएट की संख्या है, बेरोजगारों की बहुत समस्या है, लोग कहते हैं रोजगार के अवसर नहीं है। दूसरी तरफ कंपनियों को बहुत सारे रोजगार की सब युवाओं की आवश्यकता है रोजगार के लिए। तो इसलिए देखा होगा आपने कि प्रधानमंत्री जी ने अभी जो घोषणा कराया है, 1000 जो ITI है उसको अपग्रेड करना है। आप देखिए कि 1 करोड़ युवाओं को 500 बड़ी कंपनियों में 1 साल का इंटर्नशिप देना है और इस इंटर्नशिप के दौरान उनको 5,000 का स्टाइपेंड भी मिलेगा और 6,000 रुपये और भी दिया जाएगा। तो ये जो सोच है प्रधानमंत्री जी की कि भाई जब तक हमारे यहाँ बेरोजगारी दूर नहीं होगी, जब तक गरीबी दूर नहीं होगी, जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, जब तक छोटे शहरों का विकास नहीं होगा, तब तक जो है भारत और विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। 25,000 गांवों को आपने देखा होगा, सिर्फ सड़क से जोड़ने का नहीं है, 12 मासी सड़क से जोड़ने का मतलब है कि कभी भी वो सड़क खराब ना हो। तो देखिए, जब भारतवर्ष विकसित राष्ट्र बनने की बात करता है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो भी अच्छे क्वालिटी का हो, लोगों की आमदनी हो वो भी काफ़ी, तभी ना हो सकता है। इसलिए बिहार में चुनौती बहुत। सर, विशेष राज्य की दर्जा को लेकर तो माननीय मुख्यमंत्री लगातार 15 साल से कहते रहे, लेकिन अब तक विशेष राज्य की दर्जा नहीं है, क्या करें? देखिए, इस पर मैंने कई बार कहा है। देखिए, विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो होती रही है, या विशेष राज्य के दर्जा का जो मामला है, ये पहली बार 5वीं वित्त आयोग के माध्यम से 1969 में आया था, समझे ना। और सबसे पहले 3 राज्य जम्मू कश्मीर, आसाम और नागालैंड को मिला था। उसके बाद 5 राज्य और जुड़े थे और 3 राज्य और जुड़े। अंतिम राज्य 2001 में मिला था, वो मिला था उत्तराखंड। इस बात को ध्यान में रखिए कि जो ये हमारा जो विशेष राज्य का दर्जा है, ये संविधान में नहीं है, बल्कि 5वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर हुआ। इसका जनक जो है वित्त आयोग है। अब आप जरा समझिए, 14वीं वित्त आयोग ने क्या किया, जो उन्होंने रिपोर्ट अपनी दी, उसमें कह दिया कि सर अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का औचित्य नहीं है, इसको समाप्त कर दिया जाए। और राज्यों को जरा समझिए, जो केंद्रीय जो कर जो वसूला जाता था, पहले उसका 32% मिलता था,
अब उसको उन्होंने 14वें वित्त आयोग ने 32 से बढ़ा करके 42 कर दी। देखिए, जो आप संसाधन जो मुहैया कराते थे, देखिए विशेष राज्य का दर्जा का एडवांटेज क्या होता था कि भाई जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें केंद्र का शेयर 90% होता था और राज्य का शेयर 10% होता था। आज आप देखिए कि भाई प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में, अगर आप देखिए, विभिन्न विभिन्न योजनाओं जो बिहार के लिए दिया है, जिसके लिए सब जगह लोग, विपक्ष के लोग चिल्ला भी रहे हैं, बिहार के लिए अगर आप देखिएगा तो करीब 60,000 करोड़ की तो सामने योजना है। उसके अलावा जो मैंने चर्चा आपसे किया, तो 25,000 गांवों को सड़कों से उस तरह से जोड़ना है, ITI को अपग्रेड करना है, तो करीब 70,000 करोड़ का संसाधन केंद्रीय बजट में बिहार के लिए मुहैया कराया गया है। तो भाई विशेष राज्य के दर्जा में तो कभी किसी को इतना मिल भी नहीं सकता था जितना कि प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। अब जरूरत है और इसलिए इसका स्वागत बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी किया, सब लोगों ने किया। तो इसी को लेकर कुछ दिन पहले अब विपक्ष लोग बोल रहे थे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा गया, क्राइम बढ़ गया, जहाँ तहाँ हत्याएं हो रही है। हाल ही में मुकेश सहनी के पिता के हत्या हो गई है, इसको लेकर कितने महागठबंधन के नेता रोड पर उतर गए थे सर। देखिए, ये जो एक जिस बात की आपने चर्चा की, जो कानून व्यवस्था का, तो बिहार में आप सब अवगत हैं कि नीतीश बाबू जब मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो 2005 से 2010 के बीच में आपने देखा होगा कि बिल्कुल जितने भी अपराधी थे सब भाग गए थे। देखिए, एक बात जरा समझिए, मुख्यमंत्री जी की मनसा में कहीं कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं देते। समस्या कहाँ आती है जरा समझिए भाई। आप समझिए 2005 में बिहार पुलिस और 2024 में बिहार पुलिस निश्चित रूप से बेहतर थाने के भवन हैं, बेहतर गाड़ियां हैं, बेहतर संचार व्यवस्था है। जरूरत देखिए कहाँ पर हो रही है। देखिए, पहले क्या होता था, मैं तो साथ में था उस समय में, सबसे जरूरी होती है ना कि भाई अपराधी को कानून का डर होना चाहिए। उसको लगे कि मैंने अपराध किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तफ्तीश होगी, उसके बाद कोर्ट में जाएगा, मुझे सजा मिलेगी। आपने देखा होगा कि उस समय में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 10,000 से 1 लाख से ज्यादा अपराधियों को सजा हुई थी। तो देखिए, जब अपराधी को एहसास हो जाता है ना कि भाई हमको सजा हो जाएगी, तो निश्चित रूप से उनमें एक भय का वातावरण बनता है। तो मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर मीटिंग किया है, सब DM SP को सब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में किया। जरूरत है जो हमारे जितने पुलिस के पदाधिकारी हैं, तो जो हमारे जितने मजिस्ट्रेट इसमें लगे हुए हैं, सब लोगों को सोचना पड़ेगा ना कि भाई आपको सरकार तनख्वाह किस बात के लिए देती है? इसी बात के लिए नहीं देती है। भाई आपको सरकार से जो चीज की अपेक्षा वो सरकार करेगी, लेकिन बाकी तो मौके पर जमीन पर काम करने का आपका दायित्व है, और आपने 2005 से 2010 में करके दिखाया है। तो आवश्यकता है कि भाई सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से इसका अनुश्रवण सख्त होना चाहिए, और जितने भी हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, थाना से लेकर करके DGP तक, सबकी जिम्मेवारी बनती है कि भाई अगर कोई अपराध की घटना घटती है तो उसके तह तक जाएं, अपराधी को पकड़ें। आपको मैं बता दूं, हम तो उसमें थे, उसमें हम नाम भी ले लेते हैं, अभियानंद जी थे ADG। रोज काम था कि अगर कहीं कोई घटना घटी तुरंत पूछा जाता था, तुरंत कार्रवाई की बात होती थी, उसको स्पीडी ट्रायल तक कराया जाता था। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में आप रिलैक्स नहीं हो सकते, आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, आप निश्चिंत मत होइए। निश्चिंतता जो है ना, वो लॉ एंड ऑर्डर में नहीं चलता है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि आप एक इधर चलिएगा, अपराधी उधर चलता है, तो आपको उसके अनुरूप आपको चलते रहना पड़ता है। और लॉ एंड ऑर्डर सरकार की पहली प्राथमिकता थी और है भी, और हो